और आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। नैनीताल झील पर भी तलैया जैसी ही कहानी दिखने लगी है। पिछले कुछ साल से नैनी झील बारिश पे इस कदर निर्भर हो गई है कि इसका जलस्तर लगातार घट रहा है और चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर नैनीताल की नैनी झील पर इन दिनों संकट के बादल छाए हैं। नैनी झील अब बरसाती झील में तब्दील होती जा रही है। इस झील को रिचार्ज करने वाला सूखा ताल की हालत पहले से ही खराब है। नैनीताल में 1950 से अब तक 223 के करीब पानी के स्रोत भी सूख गए हैं। पर्दाधारा, मेट्रोपोल, स्प्रिंग कॉटेज, मल्ला पोखर, आठवेल, ब्रीथ धारा अब अस्तित्व विहीन हो गई है। तो माउंट रोज, चूनाधारा, भाबर हाल समेत अन्य में नाम मात्र का ही पानी बहता दिख रहा है। भूमि में जल संग्रह जल को सोखने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि भूमि है ही नहीं यहाँ पर। तो जब जमीन में भूजल संग्रह करने की शक्ति नहीं है और ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर जल स्रोतों का खत्म होना लाजमी। दरअसल हर साल अप्रैल में झील संकट में दिखती रही है, तो झील के आसपास डेल्टा तक दिखने लगते हैं। वहीं झील बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे सिंचाई विभाग के पास झील रिचार्ज करने का प्लान ही नहीं है और वो भी दूसरे विभागों के भरोसे बैठा हुआ है। इसमें रिचार्ज जोन को पुनर्जीवीकरण करने का काम, जैसे वेटलैंड वगैरह है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेटलैंड को नोटिफाई करने के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वही लोग इसको वेटलैंड को नोटिफाई करते हैं और उसको प्रिजर्व भी करते हैं। सिंचाई विभाग तो जो यहाँ पे नाले हैं बेसिकली उनको मैनेज करता है कि जिससे कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द वाटर बना रहे। वन विभाग से बराबर करस्पॉन्डेंस है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहरहाल कभी नैनीताल के आसपास भी 60 झीलें थी, लेकिन पानी ना होने से कुछ ही झीलें बची हैं। अगर नैनी झील को बचाना है तो इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना ही होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना काल में पिछले साल छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उसकी क्लास बदल दी गई, उनको पास घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में इस बार ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है, जिससे छात्रों के साथ साथ टीचर्स भी सोच में डूब गए हैं कि सारी व्यवस्था होगी कैसे। इस पूरे सेशन में राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई हुई और अब बारी एग्जाम की है, तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। वर्चुअल पढ़ाई के बेस पर परीक्षा भी वर्चुअल होगी। हालांकि दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत से कुछ परेशानी जरूर हो सकती है। वर्तमान इस सत्र में तो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स का मतलब हमने ऑनलाइन जो पढ़ाई की है ऑन रिकॉर्ड से, उसके अलावा हमने जो वर्कशीट देकर प्राइमरी स्तर पर काम कराया है, तो ये सबको निचोड़ देखते हुए हमें एक आकलन तो करना ही पड़ेगा बच्चे को प्रोन्नत करने के लिए कि अगर वो कक्षा 8 में आ रहा है तो उसे कक्षा 7 का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैम नहीं हो पाई, मैम वैसे फ़ोन भी नहीं है घर पे, इसलिए मैम पढ़ाई भी नहीं हो पाई और फिर उसके लिए अगली बार बोर्ड भी है, फिर उसमें बहुत दिक्कतें होगी मैम हमारे लिए। फिर इसलिए मैम जी हमारे पास तो फ़ोन नहीं है, तो इसलिए हमारी पढ़ाई तो हो नहीं पा रही। कई जगह पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं होने की भी समस्या है। ऐसे में टीचर्स मानते हैं कि अगर बच्चों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया गया तो आसानी होगी, नहीं तो ऑनलाइन परीक्षा मुश्किल ही होगी। इन बच्चों को स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया जाए ताकि ये बच्चे परीक्षा में भी अपना जो है परीक्षा दे सकें। और दूसरा जो है कि यदि यही स्थिति रहा आगे भी, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। बच्चों के भविष्य को देखते हुए भले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जाम करवाने जा रहा हो, लेकिन प्रदेश के सभी स्कूलों में सभी बच्चे एग्जाम दे पाएंगे, इस पर सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो अगली रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अच्छी रिपोर्ट है, सकारात्मक रिपोर्ट है। गोरखपुर में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए बांस और रेशम की खेती को विभाग बढ़ावा दे रहा है और किसान भी इस पर काफी ज्यादा खुश हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है।
गोरखपुर में कृषि मेले के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बांस और रेशम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस की खेती से किसानों की जिंदगी में हरियाली लाने की कोशिश जारी है। गोरखपुर वन प्रभाग में 22 हेक्टेयर में बांस की खेती की जाएगी, जिसमें से 13 हेक्टेयर में वन विभाग बांस की खेती खुद करेगा, तो बाकी 9 हेक्टेयर में खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक अनुदान भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत गोरखपुर के कैंपियरगंज में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी स्थापना की जा रही है, जहां बांस से बने फर्नीचर निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को हस्तशिल्प से जुड़कर रोजगार मिलेगा। बांस की खेती जो ग्राम सभा में या अन्य जगहों पे जो खाली जमीन अनुपयुक्त है, उस पे बांस का वृक्षारोपण करा करके जो उत्पादन होगा उसके लिए इसको लघु उद्योग के रूप में कैंपियरगंज में एक प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है, तो उसमें प्रशिक्षण दिला करके इससे जो है रोजगार दिया जाएगा। बांस की खेती के साथ ही सरकार रेशम उद्योग पर भी फोकस कर रही है। गोरखपुर के कुसम्ही में रेशम उत्पादन केंद्र में 50 क्विंटल ककून का उत्पादन हो रहा है। रेशम के कीड़ों को वयस्क ककून बनाने के लिए सहतूत के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 40 एकड़ में सहतूत की खेती की जाती है। रेशम खेती करने के लिए इधर जो है कि सहतूत का पौधा लगाना होता है। 1 एकड़ में 5000 पौधा लगता है। पौधा 6 महीने में आपको तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाएगा 6 महीने में, तो उसमें विभाग ने रेशम कीट देता है। रेशम कीट के लिए जो है कि 15 बाई 20 का कमरा होना चाहिए, और उसमें कम से कम 100 गो ट्रे होना चाहिए। 2 बाई 3 का ट्रे बनती है, लकड़ी की भी बनती है, प्लास्टिक की भी आ रही है 3 टाइम। उसमें जो है कि आपका पत्ती के उत्पादन के हिसाब से जो है कि कीट दिया जाता है। किसानों को रेशम की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों से रेशम खरीदने की व्यवस्था भी विभाग ने ही की है। उसको हम लोग व्यापारी बंगाल से, कर्नाटक से उसको जो है कि हम लोग को सूचना देते हैं, वो सब एंट्री करा चुके हैं। यदि मौके पर व्यापारी नहीं आता है तो विभाग इसको ककून को लेने का, रेशम लेने को गारंटी जो है इस विभाग ले लेगा। कितनी आमदनी बढ़ेगी? एक आमदनी में जो है कि 80 से 90 हजार रुपया के प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार परंपरागत खेती के साथ ही बांस और रेशम की खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी है। वन विभाग जहां बांस की खेती कर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वहीं उसी से रोजगार भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं रेशम विभाग भी कीट पालन कर रेशम उद्योग को गति देने की कोशिश में जुटा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और चलिए अगली अच्छी खबर मेरठ से है, जहां के फफुंडा की कई महिलाएं गोबर से कामयाबी की इबारत लिख रही हैं। क्या गोबर भी किसी को मालामाल कर सकता है? जिस गोबर को डेयरी संचालक नाली में बहा दिया करते हैं, उस गोबर ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन गाय के गोबर की बदौलत ही महिलाओं का एक समूह कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। ये महिलाएं ग्राम फफुंडा की रहने वाली हैं, मेरठ के ग्राम फफुंडा की रहने वाली हैं, और इन्होंने गोबर से ये पैकेट तैयार कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि गोबर भी ऐसे पैकेट्स में कभी मिलेगा? ये गोबर के बनाए गए कलशी हैं और इसका उपयोग हवन में, पूजन में किया जाता है। गाय के गोबर को पैकेट बंद कर उसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। एक पैकेट की कीमत 20 रुपए है। पहले जब महिलाओं ने गोबर की कलशी बनानी शुरू की तो गाँव में इनका मजाक तक उड़ाया गया, लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। ये हमने उपले बनाने शुरू करे। पहले तो हमने ऐसे करा तो लोग बाग हंसते थे, क्या समझते थे बिस्कुट है क्या नहीं है। लेकिन अब जब हमारा काम निकल गया तो हमारा काम बहुत दूर दूर तक फैल रहा है, बाहर इसमें हम सामग्री वगैरह गंगा जल छिड़कते हैं, और ये हम औरों को भी काम दे रहे हैं। गाँव में लोग बाग हंसते थे, कहते थे अरे इसका दिमाग चल गया, ये 400-500 रुपये का आदमी कमाने वाला और इस गोबर को पास रहा है। मैं हंस के टाल देता था, मैंने कहा हाँ बस ऐसी है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र को ब्रह्मवाक्य मानकर इन महिलाओं ने गोबर से कामयाबी की कहानी लिखी। मेरठ में कृषि प्रदर्शनी में इन महिलाओं ने एक स्टॉल भी लगाया, जिसमें इस प्रोडक्ट को जिसने भी देखा, महिलाओं के हौसले की जमकर तारीफ की। आमतौर पर गाय के गोबर
के बारे में कहा जाता है कि भाई वेस्ट है, ये वेस्टेज है, इसको फेंक दीजिए। खासतौर से जो डेयरी संचालक हैं वो आमतौर पर गाय के गोबर को नालों में ही बहा देते हैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से इन महिलाओं ने करिश्मा करके दिखाया है, वाकई में ये उदाहरण है कि अगर कोई चाहे तो गाय का गोबर भी हीरा बन सकता है, सोना बन सकता है। ये वास्तव में हमारे कल्चर है इंडिया की, जो इन्होंने करके दिखाया है। मैं इनके बगल के गांव का हूँ, बिजोली का। होता क्या है कि महिला जब कोई काम शुरू करना चाहती है तो लोग उसे टोकते ही हैं और उसे काम नहीं करने देना चाहते। महिला समूह की ये महिलाएं गोबर और पापड़ के जरिए खुद भी आत्मनिर्भर हुई हैं, तो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये महिलाएं इस वक्त मिसाल बनी हुई हैं। और यही नहीं, ये देखिए पापड़ भी तैयार किए हैं। ये 20-20 रुपए के पापड़ हैं, 20 रुपए का ये भी पैकेट है, 20 रुपए के ये पापड़ भी हैं। पापड़ और ये करशी विभिन्न राज्यों में सप्लाई हो रहा है और इससे इन महिलाओं की अच्छी खासी आमदनी हो रही है। ऐसी महिलाओं को न्यूज़ 18 की टीम सलाम करती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और पूरे देश में अब टीकाकरण की तैयारी हो रही। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसके लिए हर जिले में ड्राई रन भी किया गया। तो इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को डमी वैक्सीन लगाई गई ताकि जब वाकई में टीकाकरण हो तो चीजें व्यवस्थित रहें। दिल्ली के पास नोएडा में इस प्रक्रिया को देखने के लिए न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। मैं मौजूद हूं नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में और यहां पर ओपीडी सेंटर में ड्राई रन वैक्सीनेशन यानी डमी वैक्सीनेशन टीकाकरण देने का काम यहां पर चल रहा है। अमित सिंह को ओपीडी सेंटर में पहुंचते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली न होने की वजह से पहले उन्हें इंतजार करना पड़ा। जब वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जब टीका दिया जाएगा तो ठीक इसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर खाली होते ही न्यूज़ 18 के अमित सिंह को रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया। मेरा आईडी ये रहा आपके पास। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने से पहले लोगों को मोबाइल ऐप पर अपनी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर उसी जानकारी से अमित सिंह का नाम और मोबाइल नंबर मिलाया गया। हालांकि कुछ ही पलों में वैक्सीन लगवाने की बारी भी आ गई। डॉक्टर के कमरे में दोबारा अमित सिंह से पहचान पत्र मांगा गया और मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड मिलाकर देखा गया। उसी वक्त फोन पर भी एक एसएमएस आ गया, जिससे ये पता चल गया कि जिस आदमी ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था वो यही अमित सिंह है। टीका का जो प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, वो प्रोसेस शुरू होगा। वैक्सीन लगने के बाद मरीज को जाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि कहीं उस पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। चले यहाँ से इनके साथ ऑब्जर्वेशन सेंटर में। ऑब्जर्वेशन में लगातार अमित सिंह एक स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में रहे। करीब आधे घंटे बाद ब्लड प्रेशर, बुखार और ऑक्सीजन लेवल भी मापा गया। का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स होता है वो तमाम चेक करके उसके बाद मरीज को कंफर्टेबल जोन में लाया जाता है। वैक्सीन लगनी जब शुरू होगी तो पूरी तरह इसी प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ऐसे ही एक ड्राई रन के इंतजामों को देखने के लिए पहुंचे। जरा आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में चल रहे ड्राई रन का निरीक्षण करने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री काफी देर तक लोहिया इंस्टीट्यूट में रहे, जहां अफसर उन्हें वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया समझाते रहे। वेटिंग रूम से लेकर ऑब्जर्वेशन रूम तक और वैक्सीनेशन पॉइंट से लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर तक हर जगह को उन्होंने ध्यान से देखा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी ड्राई रन कुछ इसी तरह हुआ, जहां इंतजामों को देखने के लिए जिले के डीएम मौजूद रहे। क्या क्या चीजें हम लर्न कर सकते हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं, ये उसका एक फेज है। ये इससे पहले 2 जनवरी को भी यूपी के कई जिलों में इसी तरह वैक्सीन लगाने का ड्राई रन किया गया था। चलिए, कुछ ही दिनों में हम सब अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन इस दिवस को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपना भारत दौरा रद्द करने को मजबूर हो गए, तो इसके बाद विपक्ष को सियासत का मौका मिला। अब गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि का दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने परेड रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता तो परेड में किसानों को शामिल करने की भी मांग करने लगे हैं। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सियासत। कांग्रेस के नेताओं ने की परेड पर बयानबाजी। शशि थरूर ने परेड रद्द करने की मांग की। दिग्विजय सिंह बोले, किसानों को मिले ट्रैक्टर रैली की इजाजत। सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस परेड पर अब सियासत शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर परंपरा का हिस्सा बन चुकी जो परेड राजपथ पर
भारत की ताकत और आन बान शान का नजारा पेश करता है। जिस परेड पर दुनिया की नजर रहती है, जिस परेड के जरिए देश ही नहीं दुनिया को संदेश दिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं ने अब उस पर भी सियासत शुरू कर दी है। और कांग्रेस के नेताओं को सियासत का ये मौका मिला है कोरोना नाम की आफत की वजह से। कोरोना के नए रूप का ब्रिटेन पर कहर टूट पड़ा तो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपना भारत दौरा रद्द करने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्होंने भारत न आ पाने के लिए खेद जताया और अपनी मजबूरी बताई। लेकिन कोरोना नाम की इस आफत के इस असर से कांग्रेसियों के चेहरे खिल गए और उनमें सियासी बयानबाजी की होड़ लग गई और इसका बिगुल फूका शशि थरूर ने ट्विटर पर। उन्होंने लिखा, अब जब इस महीने में बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो एक कदम आगे क्यों न जाएं और त्योहारों को पूरी तरह से रद्द कर दें। हमेशा की तरह परेड को खुश करने के लिए भीड़ गैर जिम्मेदार होगी।